हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और चैप्टर नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। जल को हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक बार आप लोग देख लीजिए कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बच्चों, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल टॉपिक को हम लोग आपका देख रहे थे और इसी को हम लोग आपका गौर करके पढ़ रहे थे कि आपका जल क्या होता है। ठीक है, और इसी में हमने देखा कि कैसे आपका जो है हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या चीजें हैं जल की। इन सभी को हम लोगों ने इसमें गौर करके बहुत अच्छे से एक एक करके हमने इनको देखा। ठीक, और समझाया कि कैसे रिमझिम जो आपकी वर्षा हो रही है, कैसे हमने आपका जल चक्र को वो आपका समझने का प्रयास किया कि बेसिकली तो आपका जल चक्र है वो क्या होता है और कैसे हम लोग आपका जल चक्र में देखते हैं कि जल को वाष्पीकृत होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर उसका रेनफॉल होती है, फिर उसका फ्लो होता है और फ्लो होने के बाद कैसे वो वापस आपका यहाँ पहुंच जाता है। ये हमने इतना इसका अंतर्गत हम लोगों को आपका देखना था। क्लियर है। चलिए, ये हमने देख लिया था। फिर हमने उसके बाद देखा कि कहाँ कहाँ पर सागर मिलते हैं, ये हमने देख लिया। नदियों को देखी। कल हमने बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि हमारे पास जल कितना है और क्या उसकी स्थिति। बेसिकली ये बड़ा मैंने कहा था कि बच्चों ध्यान रखिए, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कि महासागर, बाष्पीय, भूमिगत, स्थल, खंड, ये क्या क्या है, कहाँ है, इनको देखने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत थी। आप क्लियर है। चलिए, यहां तक अगर जिन बच्चों ने इसे कॉपी नहीं किया है कृपया एक बार इसको लिख लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना हम देख चुके थे कि महासागरों में कितना है, 90.7, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाता है तो आपका महासागरों में, और सबसे कम अगर पूछूं तो आपका, देखिए ध्यान रखिए, नदियों में सबसे कम जल मिलता है। ये क्या है, ज्यादा हो गया और ये हो गया सबसे कम। क्लियर रहेगा कि सबसे कम और सबसे ज्यादा जल कहाँ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें आप देखिए, जल के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि प्यासे होने के पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर आपको प्यास लगी है, आप थर्स्टी हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए। पानी क्या करता है, पानी आपकी प्यास को बुझाता है। क्या करता है, आपकी जो प्यास है उसको बुझाता है। और ऐसे आपको नहीं होगा कि जो लापरवाही से जल का उपयोग करें और बहुमूल्य जल संसाधन को बर्बाद कर दें। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि जिससे आपका इतना बड़ा बहुमूल्य जल संसाधन कैसा हो जाए, आपका बेकार हो जाए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। क्लियर है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए, तो बेसिकली हमको क्या ध्यान देना है कि जल संसाधन हमारा बहुत उपयोगी है और ये खराब आपका नहीं करना है। हमको इसको बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अब देखिए, बहुत सारी खबर इसमें आई है अखबार में कि कैसे कैसे आपका मेजर प्रॉब्लम हो रही है नदी को लेकर, कैसे आपका पानी को लेकर, वाटर ड्रिंकिंग कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी आपने कुछ दिन पहले आपने दिल्ली में और आपका चेन्नई में बेसिकली इसका आपने सुना होगा कि कैसे दिल्ली और आपके चेन्नई में पानी के अकाल को लेकर कैसी कैसी आपकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आपका जूझ रही हैं और कैसे कैसे आपको देखने के लिए आपको मिला है। क्लियर है। ये सारी चीजें कहाँ हुई हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, जितनी भी आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उन सब जगह आपका पानी की जो आपकी समस्या है वो आपका हम लोगों को देखने के लिए मिली है। चलिए,
अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण की। इसकी महासागरीय परिसंचरण कि कैसा है समुद्र की, क्या है समुद्र का हाव भाव। चलिए THS काशीपुर, माइक ले बेटा कोई भी एक बच्चा, पढ़ना प्रारंभ करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? उदय। ठीक है उदय, आप पढ़ना प्रारंभ करें। समुद्री तट पर नंगे पैरों चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वारा भाटा एवं खराए। तरंगे समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगे के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है आप बैठ जाइए। धन्यवाद। जयसी मोती नगर, बैठ जाए। चलिए महासागरीय परिसंचरण, बेसिकली महासागर में होता क्या है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति का मतलब है आपको फीलिंग आएगी, एक अजीब सी आपको अलग आपको फीलिंग मिलेगी। और ये फीलिंग होगी ना, ये अच्छी आपकी फीलिंग होती है, वेलनेस वाली, इसमें आपको प्लेजर यानी कि आपको मजा आएगा। आप देखते हैं कि लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और बीच पर वो लोग घूमते हैं और वहाँ समुद्र के अंदर आपका नहाते हैं और वहाँ की जो शाम को हवा चलती है और जो आपका सनसेट या आपका सनलाइट होता है, उसका जो आपका नज़ारा है वो कुछ अलग ही है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने कल भी पूछा था बच्चों से कि कौन कौन ऐसे बच्चे जिन्होंने आपका समुद्र देखा है और समुद्र आपका देखने के बाद कैसा आपको फील होता है, ये मैंने भी आपको कहा। तो क्या कह रहा है कि समुद्र पर नंगे पैर चलने का कुछ आपको जादुई जो है अनुभव आपको मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस आपको लगेगा। आप कह रहे हैं कि पुलिन पर नम्न बालू, अब देखिए वहां कैसी मिलेगी, नम यानी कि जिसमें पानी होता है ना बच्चों, बालू में उसको बोलते हैं नम बालू। और कैसी चलेगी, ठंडी पवन, ठंडी ठंडी हवा बहेंगी और कुछ आपके समुद्रीय पक्षी और वायु में लवणीय गंध और कह रहे एवं लहरों का संगीत और सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। चाहे वहां की नम्न वायु हो आपकी, चाहे वहां के आपका समुद्रीय पक्षी हो, वायु में चाहे जो आपकी लवण की जो आपका गंध आती है,
और जिस तरह से लहरें चलती हैं और हवा जो सनसन करती है, आपको एक अलग, आपको मोहित जैसा, यानी कि मोहित का मतलब होता है मदहोश हो जाना, उसके वातावरण में खो जाना और आनंदित होना। ऐसी चीजें आपको वहां समुद्र के किनारे आपको देखने के लिए मिलती। ताल या झील, ताल मतलब होता है वो आपका तालाब। ताल या झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। आप झील में देखेंगे, झील का पानी हमेशा स्थिर होता है। जो तालाब होता है उसका भी हमेशा कैसा होता है, जल जो है आपका स्थिर होता है, जबकि महासागर का जल हमेशा गतिशील रहता है। इस तरह से आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो आपका गति करता रहता है, और गति करने का उसमें कारण है कि महासागरों की गति इस प्रकार होती है, उसमें आपका तरंगे उत्पन्न होती हैं जिनको हम वेव्स कहते हैं, और उसमें ज्वार भाटा आती है, और उसमें क्या चलती हैं, आपकी धाराएं जिनको बोलते हैं करंट बोलते हैं, आपकी ये चलती हैं। अब देखिए, ये आपका समुद्र है, क्लियर है, और आप इस समुद्र के किनारे अगर आप यहां पर चलेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति सी आपको फीलिंग होगी। क्लियर है? आपको कैसा लगेगा? अलग सा आपको जो है घूमने का और यहाँ का अनुभव होगा। भारत के कितने सैलानी कैरेबियन जो आपके देश हैं वो लोग आपका समुद्र किनारे जाते हैं, लोग अंडमान निकोबार जाते हैं घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो आपका क्लाइमेट है आपको बिल्कुल यूनिक मिलेगी यहाँ की क्लाइमेट, और यहाँ के जो आपके पक्षी हैं, आपका वेजिटेशन है, बहुत अलग आपको मिलेगा। और आजकल तो एक नया कल्चर में आपका सी फूड, क्लियर है, सी फूड भी आपका कैसा है कल्चर में, और लोग उसको एंजॉय करने के लिए आपका जाते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे सबसे पहले कि वो आपकी तरंगे, कि बेसिकली समुद्र की तरंगे होती कैसी हैं। देखिए, कह रहे हैं कि समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद आपके जल में गिर जाती है, आप खेल रहे हैं, मान लीजिए आपकी गेंद कहां गिर गई, जल में गिर जाती है, लेकिन समुद्र में क्या होता है, वो आपकी तरंग चलती है, और वो तरंग क्या होती हैं, वो कोस्टल ओर की ओर आती हैं, आपके तट की तरफ आती हैं। तो जैसी गेंद मान लीजिए आपके अंदर भी जाती है तो समुद्र थोड़ी देर के बाद पूरी सब चीजों को बाहर फेंक देता है और वापस पीछे हट जाता है। आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, मूवी में या कहीं और, उसमें कैसे जैसे आपका जल आएगा, जल आपका पहले पीछे जाएगा, फिर बहुत स्पीड में कैसे आता है, आगे आता है। तो ये एक इस प्रकार की इमेज जैसा आपको दिखाई दे, जल आया इस तरीके से यूं उठेगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है? देखिए, ज्वार भाटा अलग कंडीशन है, और आपका जो आपके तरंग है वो थोड़ा सा अलग कंडीशन है। तो आप दोनों में आपका मिक्सचर मत होइएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कह रहे हैं यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। मनोरंजक मतलब जिसमें देखने में आपको मजा आए, वही तो मनोरंजन की चीजें हैं, कि कैसे तरंग के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, आखिर में जो गेंद है वो तट पर कैसे वापस आ गई। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इसी को हम आपको क्या बोलते हैं, तरंग। तो ये बार बार आगे जाएगा, ठीक है, बार बार पीछे आएगा, इस तरह से ये होता है, तो इसी को बोलते हैं हम आपका तरंगे, कि क्या चल रही हैं, महासागरीय आपकी तरंगे इसमें चल रही हैं, महासागरीय तरंगे आपकी बह रही हैं। ठीक है? अब कह रहे हैं कि ध्यान दें, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब आपका तूफान आता है, क्लियर है, समुद्री तूफान जिसको हम कहते हैं, चलती हैं, ये वेव्स जो है वो आपका बहुत विशाल रूप में बड़ी होती हैं और बहुत तेज स्पीड में चलती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है। आपने सुना होगा कि चक्रवात आया था और उसमें तरंगों ने पूरे जो आपके तटीय क्षेत्र है उसको बर्बाद कर दिया, उसको नष्ट कर रख दिया, बहुत सारा नुकसान हुआ। अब कह रहे हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण, जब भी आप देखते हैं कोई पहाड़ आपका टूटता है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है, या कहीं भी आपका भूकंप आए, कोई आपका वॉल्केनो इरप्शन हो, क्लियर है, तो इन सब के कारण क्या होता है, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित यानी कि दूर जाता है। ठीक, और इसके परिमाण स्वरूप यानी कि रिजल्ट क्या निकलता है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली ज्वार भाटाएं तरंगे उत्पन्न होती हैं। कैसी आएंगी? इस तरह से आएंगी और इस तरह से ऊपर उठेंगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ऊपर उठती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। अब तक सबसे, यह कह सकते हैं कि अब तक विश्व की सबसे सुनामी 150 मीटर की ऊंची मापी गई है। अगर कोई पूछ ले सबसे ऊंची सुनामी की हाइट कितनी थी,
तो 150 मीटर से ज्यादा की आपकी सुनामी आपकी नहीं आई है। और ये तरंगे अगर आप इनकी स्पीड को देखोगे तो इनकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर से होती है और यह अत्यधिक कैसी होती है, गतिमान होती है। और वर्ष 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों पर अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 में एक आपकी बहुत बड़ी आपकी सुनामी आई थी, फ्लड जैसा था वो, तो आप मान लीजिए पूरे कोस्टल एरिया में सबको बर्बाद कर दिया था, अंदर तक पानी चला गया था समुद्रों की आपकी तरंग के माध्यम से, और पानी गया वहां का जितना भी आपका तटीय क्षेत्र था वो पूरा तहस नहस हो गया, कट गया, पूरा टूट गया। इसकी वजह से जो आपकी सुनामी, जो आपकी वेव्स आई थी उसकी वजह से। क्लियर है? ठीक। अब कह रहे हैं सुनामी के आने के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। हमारा द्वीप है, द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और मैप होगा तो मैं आपको इंदिरा पॉइंट को दिखा दूंगा, कहां पर आपको इंदिरा पॉइंट देख लिया। चलिए, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट। चलिए, यहां तक हो गया। बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा 2004 की जो सुनामी है इसके विषय में पढ़ते हैं कि आखिर में ये कैसा आपका तांडव था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, और या फिर कितने मार्क्स लेवल पर थी कि आपके पेपर, आपकी बुक में तक छप गई है। चलिए, इसके विषय में पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? जीआईसी सुल्तानपुर। आप पढ़ेंगे बच्चों? जीआईसी सुल्तानपुर। कोई भी एक बच्चा माइक ले और आपका पढ़ना शुरू करें। 26 दिसंबर को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। 2004 को हिंद महासागर अथवा तरंगे उस भूकंप की जिसका केंद्र की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट गई है की उत्पन्न कारण यह सागरीय तल लगभग की ओर लौटा। यह लगभग 800 की गति से आया, जिसकी तुलना एक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम हिंद के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारत का बिंदु पॉइंट जो गोवार द्वीप समूह बस बस बैठ जाइए आप। जय सुल्तानपुर, आप बैठ जाइए। चलिए, ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि सुनामी पृथ्वी पर तांडव। इस सुनामी ने कैसे पृथ्वी पर तांडव मचाया, हम उसको देखते हैं। कह रहे हैं 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर, सबसे पहले किस महासागर में आई है? उसका स्थान है, नाम दे रखा है महासागर का, हिंद महासागर में ये सुनामी आपकी आई है। क्लियर है? और सुनामी तरंगे आपका पौ तरंगों के कारण, जैसे आपके पौ तरंगे जानते हैं, पौध जब आपके बड़े बड़े जब जहाज चलते हैं तो जहाज के साथ आपका प्रेशर लगता है, उससे आपकी तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे भूकंप का परिमाण थी, यानी कि जो ये आपकी तरंगे उत्पन्न हुई थी, जो इस तरह की लहरदार जो आपकी तरंगे चल रही थी, बेसिकली ये मेरे प्यारे बच्चों, ये तरंगे जो थी आपका भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से उत्पन्न हुई थी। अर्थक्वेक कहां आता है? पृथ्वी पर। और कहां शुरू होता है? निचले स्थान पर जो है आपका।
और जिससे क्या होता है अधिक केंद्र आपकी, अब देखिए बेसिकली कहां से उत्पन्न हुआ था, तो सुमात्रा एक आपका द्वीप है, सुमात्रा से ये उत्पन्न हुआ था और पश्चिमी सीमा पर था। अगर आप लोग देखोगे, अगर आप बेसिकली भारत पूरे वर्ल्ड के मैप को अध्ययन करोगे तो आपको साउथ वेस्ट एशिया में एक कंट्री मिलेगी आपकी सुमात्रा द्वीप है, तो वहां से आपको दिखाई देगा कि ये 2004 की सुनामी सुमात्रा से उत्पन्न हुई थी। क्लियर है? और वहां तक कौन सा सागर जाता है हमारा, हिंद महासागर का ही वहां तक हमारा एक्सपेंशन है। और कह रहे हैं कि इस भूकंप की तीव्रता मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 9 रिएक्टर तक मापी गई थी। क्या था आपका, 9 रिएक्टर इसमें थी। यानी 9 रिएक्टर का मतलब है कि ये भूकंप अपने आप में बहुत आपके तीव्रता वाला था। इसकी जो आपका फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा थी। कितने थी, 9 रिएक्टर। कह रहे हैं कि भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिसमें ये आपकी प्लेट है, आपकी इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, बर्मा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये थोड़ा सा अलग है। जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, आप फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। और कह रहे हैं कि समुद्र तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई। अब देखिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ नीचे आपका धंसेंगी, आपका सप्रेक्ट होंगी, तो सप्रेक्ट होते समय क्या होगा, उनमें आपस में घर्षण होगा और उसी घर्षण से क्या होगा, आपका बल आएगा। क्या होगा, आपका फोर्स लगेगा, उसी फोर्स से क्या होता है, आपका भूकंप आपका पैदा होगा उसी घर्षण से। इसी कारण भूकंप आया और महासागरीय तल में लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और इसके नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए, यानी कि जो आपका डाउनफॉल समुद्र के अंदर आया था उसको विशाल मात्रा को भरने के लिए महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। यानी कि जो महासागरीय जल की आपकी दिशा किस ओर हो गई, जिस तरफ आपका क्या हुआ था, ये 10 से 20 मीटर आपका जो समुद्र आपका विस्थापित हुआ था उस तरफ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया जो था, साउथ ईस्ट एशिया में आपका समुद्री तटों पर जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर वापस समुद्र तट की ओर लौट गया। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई थी। यानी कि इतनी तेज स्पीड थी कि जितनी स्पीड में आपके वायुयान चलते हैं ना, आपके प्लेन चलते हैं, उसी स्पीड से ये आपका क्या थी, गति आई थी। आपने सुना होगा कि चक्रवात की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चलेंगी और सुनामी की स्पीड ये है। तो सोच के देखिए 2004 में जो आपकी सुनामी आ रही थी, जो मूलतः आपका सुमात्रा से उत्पन्न हुई थी, और उसका इफेक्ट कहां पड़ रहा था, अंडमान निकोबार द्वीप पर, क्योंकि सुमात्रा से अंडमान निकोबार द्वीप का समूह क्या है, बहुत पास में है। जब प्लेट इस प्रकार से झुक जाएगी तो जल कहां पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। क्लियर है? और इसी कारण क्या हो गया था कि आप देखेंगे कि हिंद महासागर के कुछ द्वीप क्या हो गए थे, पूर्णतः आपके डूब गए थे और इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो भी आपका डूब गया था। ये वो क्षेत्र था जो इस पूरी आपकी सुनामी से प्रभावित हुआ। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र ध्यान रहेंगे, ये पूरा क्षेत्र। तो हमने कल आपका जल का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, कहां कहां पर जल मिलता है, बेसिकली क्यों आवश्यक है और क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, और महासागरीय जल संचरण क्या होता है, कैसे इसमें मतलब कैसे आपको फीलिंग आएगी, आपने इसमें पढ़ लिया अच्छी तरह से। ठीक है, तरंगे क्या होती हैं और कैसे उत्पन्न होती हैं, इनको आपने देख लिया। फिर उसके साथ जो आपका 2004 में जो आपका भूकंप आया था, या बेसिकली कह सकते हैं जो आपकी सुनामी आई थी, मेनली तो आपकी सुनामी थी। और किस कारण उत्पन्न हुई थी ये सुनामी, भूकंप की वजह से। भूकंप कहाँ आया था, सुमात्रा द्वीप पर। क्लियर है, कारण था भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। और कितने रिएक्टर का भूकंप था ये आपका 9 रिएक्टर का भूकंप था। क्लियर है, और इसकी अगर आप स्पीड देखोगे कितनी थी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपका आया था। क्लियर है, और जिससे क्या हो गया था, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी आपका डूब गया।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि समय समाप्त हो रहा है। अगली कक्षा है, बाकी शेष हम लोग आप पढ़ेंगे कि कैसे इसका विनाश हुआ, कैसी कंडीशन हो गई थी और कैसे करके ये आपके समुद्र, देखिए इस प्रकार से कुछ जो आपकी धाराएं थी, करंट थी, आपका बह रही थी और किस तरह से इनने पूरा आपका तमिलनाडु का जो कोस्ट था, जो आपका तट क्षेत्र था, कैसे उसको आपका बर्बाद किया। इसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।